आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम अध्याय 5 की जो प्रश्नावली है 5.1 वो करेंगे और साथ में उसकी जो समरी है वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसकी जो थ्योरी थी, जो भी इसके फॉर्मूलेज थे, वो हम इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं इसकी प्रश्नावली। तो प्रश्नावली में सबसे पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। हमें सत्य और असत्य बताने हैं और वो सत्य क्यों है, असत्य क्यों है, उसका कारण भी हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ठीक है। सबसे पहला है हमारा, एक बिंदु से होकर एक ही रेखा से होकर केवल 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 एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। नहीं, ये असत्य है। कैसे असत्य है ये? क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास एक बिंदु है तो उस बिंदु से हम कितनी सारी रेखाएं खींच सकते हैं। हम एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे हम खींच के देखते हैं, एक रेखा हुई, दूसरी रेखा हो गई, तीसरी रेखा हो गई, चौथी रेखा हो गई, मान लो बिंदु ये। ठीक है, तो एक नहीं हम क्या कर सकते हैं, इससे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से, ये हमें भी पता है। ओके, तो ये वाला जो पहला जो कथन है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये आपका असत्य है। दूसरा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। नहीं, ये भी असत्य है। कैसे? ये भी क्या है, असत्य। कैसे असत्य है, एक बार हम करके देखते हैं। मान लो आपके पास कोई दो बिंदु है, ये वाला और ये वाला। इन दो बिंदुओं से आपको कोई रेखा खींचनी है। एक बार खींच के देखो। यहां से मैं कोई एक ऐसी रेखा खींचती हूँ जो इस बिंदु से भी पास होगी और इस बिंदु से भी पास होगी। वो यही होगी, यही वाली रेखा होगी। अगर मैं दूसरी कोई भी रेखा खींचूंगी तो वो या तो इससे पास होगी, ऐसे होगी, या फिर ऐसे होगी, या फिर ऐसे होगी, या फिर ऐसे होगी। मीन्स जो दोनों बिंदुओं से, जो दो अलग अलग बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं से पास होने वाली जो रेखा है वो एक ही रेखा होगी। अगर दूसरी रेखा इन दोनों बिंदुओं से अगर पास होने वाली कोई होगी तो वो रेखा होगी जो पहले वाली रेखा के संपाती होगी। मीन्स सेम वो ओवरलैप करेगी उसके ऊपर। तो सिर्फ एक ही रेखा होगी जो दो बिंदुओं से, दो अलग अलग बिंदुओं से, जो दो अलग अलग बिंदुओं से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब आता है तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यस, ये तो ठीक है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा भी था कि मान लो कोई शांत रेखा किसको बोलेंगे, एक रेखाखंड को। जो एक रेखाखंड होता है उसको शांत रेखा बोलते हैं, क्योंकि उसके दोनों जो एंड पॉइंट होते हैं, जो अंतिम बिंदु होते हैं, वहां पे क्या होता है, बिंदु होता है। जैसे मान लो आपका ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, तो रेखाखंड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिंदु लगाते हैं। ये थोड़ा सीधा नहीं, मैं सीधी बना देती हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी एक बिंदु होगा और यहाँ पे भी एक बिंदु होगा। यही तो हमारा रेखाखंड होता है, क्योंकि रेखाखंड की एक लंबाई होगी, एक निश्चित लंबाई होगी। मान लो यहाँ इस रेखाखंड की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये बोल रहा है कि जो रेखाखंड है उसको शांत रेखाखंड बोले या शांत रेखाखंड बोले, एक ही चीज है। ठीक है, इसने बोला एक शांत रेखा। ओके, एक शांत रेखा क्या होगा, एक रेखाखंड दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यस, आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हो और इसको भी आगे बढ़ा सकते हो, अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हो। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, आपको 10 सेंटीमीटर करना है, तो ठीक है, इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, 2.5 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दो, 2.5 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दो। तो इसको दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो कथन है ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ये वाला कथन आपका। इसके आता है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होती है। यस, दो वृत्त बराबर होने का क्या मतलब होता है, देखो, दो वृत्त बराबर हैं इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो ये बाहर वाली जो परिमिति है, ठीक है, इसको जो जो ये वाला है, जो बाउंड्री है इसकी, जो बाहर वाली जो बाउंड्री है, मान लो मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे वापस आती हूँ, तो अगर एक वृत्त के ऊपर हम दूसरा वृत्त रखें
ठीक है। तो अगर वो ओवरलैप हो जाते हैं तो मतलब ऐसा होगा कि दो जो वृत्त हैं वो एक दूसरे के संपाती हैं। तो अगर कोई वृत्त है वो दोनों संपाती हैं, दोनों बराबर हैं, तो उनकी क्या होगी, उनकी हर चीज बराबर होगी। उनकी साइज भी बराबर होगी, उनकी आकृति भी बराबर होगी, उनकी हर चीज बराबर होगी। तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी, त्रिज्या भी बराबर होगी, उनका व्यास भी बराबर होगा। ओके। तो यदि दो वृत्त बराबर हैं, बराबर होने का मतलब ये है कि वो दोनों संपाती हैं। अगर हम कभी ऐसा बोले ना कि ये एक वृत्त है ए और एक वृत्त है बी, और हम बोले कि ए वृत्त बी वृत्त के बराबर है, तो बराबर होने का मतलब ही ये होता है कि वो एक दूसरे के संपाती हैं। मतलब अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे में मिक्स हो ऐसा हमें ऐसा लगेगा कि वो एक ही है, राइट। वो पूरा का पूरा उसको ओवरलैप कर लेता है। तो ये इसीलिए ये जो कथन है ये भी हमारा क्या सत्य है। अब हम चलते हैं आगे वाले पे। आगे वाला क्या बोलता है, तो ये है हमारा क्वेश्चन 1 का 5th वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट हैं, 5 उसके सब पार्ट हैं। और तो ये है हमारा 5 वाला। 5 वाले में पूछा है कि आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे 4 रेखाखंड दिए हुए हैं। एक रेखाखंड है ए बी, पी क्यू और एक्स वाई। यहाँ पे बोला है कि ए बी बराबर पी क्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि रेखाखंड ए बी जो है उसकी जो लंबाई है वो किसके बराबर है, रेखाखंड पी क्यू के बराबर है। और यहाँ पे दिया है कि रेखाखंड पी क्यू की जो लंबाई है वो किसके बराबर होगी, एक्स वाई के बराबर होगी। ठीक है। तो क्या होगा कि जब ए बी बराबर है पी क्यू की और तो एक्स वाई बराबर है पी क्यू की, मैं इसको पी क्यू बराबर एक्स वाई लिखूं या एक्स वाई बराबर पी क्यू रखूं, दोनों चीजें सेम होंगी। तो अब ये जो दोनों संख्याएं हैं वो भी क्या होंगी, वो भी एक दूसरे से बराबर होंगी। कैसे बराबर होंगी, वो हमने यूक्लिड ने जो अभिग्रहित दिए थे हमें, यूक्लिड ने ज्यामिति में 7 अभिग्रहित दिए थे जो हमने इस क्लास के शुरू में डिस्कस किए थे। तो जो इसका प्रथम अभिग्रहित था वो क्या बोल रहा था, जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो, जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो वो आपस में भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ए बी है वो भी पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई है वो भी पी क्यू के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगी, राइट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें दिया हुआ है यस, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये जो कुछ पद दिए हुए हैं, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग, इनकी हमें परिभाषा बतानी है। ठीक है, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जब हम समांतर रेखाओं को जब परिभाषित करेंगे तो उसके अंदर भी कोई ऐसे पद आएंगे क्या जिसे हमें समांतर रेखा को परिभाषित करने से पहले परिभाषित करने की जरूरत हो। तो यस, हाँ, इसका आंसर है हाँ। वे क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गए हैं। पहला तो ये है कि हमें इनकी परिभाषा देनी है, इन पांचों की। दूसरा ये है कि हमें बताने हैं कि कुछ अपरिभाषित पद हैं क्या। तो यस, हाँ, उसका आंसर है हाँ। वे क्या हैं, वे कौन से पद हैं जिनको हमें इन पांचों को परिभाषित करने से पहले परिभाषित करने की जरूरत है। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट हमने लिखे हैं। एक तो है किरण, हमें बताना पड़ेगा कि किरण क्या होती है। देखो अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि किरण को बताने की क्या जरूरत है, किरण तो हम, रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि ये ज्यामिति का, क्योंकि हम ज्यामिति की बेसिक पढ़ रहे हैं, राइट। जो यूक्लिड जो था उसने जब शुरू में हमें बताया कि पॉइंट क्या होता है, रेखा क्या होता है, हम वो चीज बेसिक पढ़ रहे हैं। तो अगर हम समांतर रेखाएं, जैसे अभी तो हमें पता है कि समांतर रेखाएं क्या होती है, लेकिन जब बेसिक होगा तो वहां पे नहीं पता होता कि रेखा क्या होती है, राइट। तो हमें ये परिभाषित करने की जरूरत है कि यस, रेखा या किरण बोलो क्या होती है, सीधी रेखा क्या होती है, बिंदु क्या होता है। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, 3 पद, किरण, सीधी रेखा और एक बिंदु, कि इनको हमें परिभाषित करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो 3 पद हैं ये बार बार इनके अंदर हम काम में लेने वाले हैं इनको परिभाषित करने के लिए। तो सबसे पहले फिर इन्होंने बोला वे क्या है, इनका आंसर हो गया कि 3 है।
उसके बाद है आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, तो हमने यहाँ पे परिभाषित करके बताया है। आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से, अपने शब्दों में आप लोग लिख सकते हो अगर आपको ये लिखा हुआ पसंद नहीं आता है तो। ठीक है, सबसे पहले आती है किरण। देखो किरण क्या होती है, रेखा का वह भाग जो किसी एक बिंदु से शुरू होता है और किसी विशेष दिशा में अनंत तक जाता है, संभवतः किसी दूसरे बिंदु से होकर उसे किरण कहते हैं। देखो किरण क्या होती है, ये है मान लो एक बिंदु है, एक बिंदु से क्या होगा, एक बिंदु से पास होगी और दूसरे किसी भी डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है कि इसमें होगी, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी, इस दिशा में भी, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में अनिश्चित रूप से होकर गुजरे अनंत तक जाती है, किसी विशेष दिशा में अनंत तक जाती हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। ठीक है, उसको हम किरण कहेंगे। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे जाएगी, हो सकता है कि इस बिंदु से पास होके ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, राइट, यहां से पास होके ये किसी भी दिशा में अनंत तक जाती है, उसको हम बोलते हैं किरण। दूसरा ये है सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। इसका क्या है कि स्ट्रेट होना, रेखा की मूल अवधारणा यह है कि वह सीधी होनी चाहिए, कि वो सीधी होनी चाहिए। ठीक है, जो किरण है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सीधी होगी, किरण जो है हमारी वो टेढ़ी भी हो सकती है। ठीक है, किरण जो है जैसे सूरज की किरणें आती हैं, सूरज की किरणें आती है, वैसे तो सूरज की किरणें सीधी आती हैं, लेकिन किरण है तो मतलब जरूरी नहीं है कि उसकी परिभाषा में हम ये नहीं लिखेंगे कि वो सीधी होनी चाहिए। लेकिन सीधी रेखा में जहां बात आती है तो वहां पे सबसे पहली बात यही आती है कि यह सीधी होनी चाहिए और इसे दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जो किरण है, देखो किरण को अगर आप दर्शाओगे तो कैसे, एक ही दिशा के अंदर आप एरो बनाओगे, इसमें किरण के अंदर एक ही दिशा के अंदर एरो बनाओगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये इस एक दिशा में अनंत तक जा सकती है, लेकिन जो सीधी रेखा है उसमें क्या होगा, दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब अगर हम ऐसा बनाएं, एक सीधी लाइन ली, मैंने इधर भी एरो बनाया और इधर भी एरो बनाया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों दिशाओं में, ये दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सकती है। ठीक है, तो वो हो गई हमारी, एक तो दोनों दिशाओं में जा सकती है और दूसरी सीधी होनी चाहिए। सीधी रेखा है तो सीधी तो होनी चाहिए, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती, किरण तो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। थर्ड आता है बिंदु। बिंदु देखो क्या होता है, कागज पर नुकीली पेंसिल से बनाया गया छोटा सा बिंदु हमें बिंदु की धारणा देता है। मैंने ये बनाया, ये क्या हो गया, बिंदु। बिंदु का कोई आयाम नहीं होता है, इसका कोई आयाम नहीं होता है, इसमें केवल स्थिति होती है। वो हमने पहले भी पढ़ा है, जब हमने थ्योरी पढ़ी है तो उसमें हमने देखा है कि इसका कोई आयाम है, आयाम नहीं है, ना इसकी लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ना इसकी ऊंचाई है। ये तो क्या है, ये तो एक स्थिति है बस। बिंदु क्या है, बिंदु एक, बिंदु की केवल स्थिति होती है, उसका कोई आयाम नहीं होता। ठीक है, दूसरी आती है, अच्छा इनमें चौथा पॉइंट ये भी है, लंबवत दूरी, कि अगर आपको लंबवत दूरी भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें तीन वे क्या है, तो इसमें 4 पॉइंट हो जाएंगे, किरण, सीधी रेखा, बिंदु और तीसरा ये ऐड कर सकते हो आप, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ये भी हमें परिभाषित करने की जरूरत है। तो लंबवत दूरी क्या होती है, देखो मान लो एक रेखा है आपके पास, ये वाली एक रेखा है आपके पास, ये वाली रेखा है, रेखा है तो इसका मतलब है मैं दोनों साइड में क्या बनाऊंगी, ये एरो बनाऊंगी। किरण होती तो मैं एक साइड में बनाती, और अगर रेखाखंड देखो, ये है रेखा, ये है किरण और ये है रेखाखंड। ठीक है, ये है रेखाखंड। तो अब मुझे क्या बोलना है कि लंबवत दूरी निकालनी है। ठीक है, लंबवत दूरी, आप मान लो आपके पास ये रेखाखंड है, इसकी लंबवत दूरी निकालनी है आपको किसी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से आपको लंबवत दूरी निकालनी है। तो लंबवत दूरी कैसे निकालती है, यहां से इस बिंदु से इस लाइन के ऊपर, इस रेखा के ऊपर हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे और फिर इसकी जो ये दूरी होगी, ये जो लंबाई होगी, यही हमारी क्या होगी, लंबवत दूरी होगी। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार, किसी बिंदु और रेखा के बीच की, किसी बिंदु और रेखा, ये रेखा भी हो सकती है, किरण भी हो सकती है, रेखाखंड भी हो सकती है, किसी बिंदु और रेखा के बीच की सबसे छोटी दूरी को लंबवत दूरी कहते हैं। यस, ये जो दूरी होती है ना, मान लो ये आपका एक बिंदु है और ये आपकी एक रेखा दी हुई है। ठीक है,
अब हमें देखना है कि रेखा के और बिंदु के बीच में दूरी कितनी है। तो अलग अलग दूरी आएंगी। मान लो एक दूरी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि यहां से सीधा खींची लाइन। दूसरी हो सकता है कि हम ऐसे निकालें कि यहां से इसके सिरे पे इधर जाए। मान लो ये है, तो मान लो मैं यहां से यहां तक जाती हूँ, तो ये वाली जो दूरी होगी ना, ये वाली जो दूरी, ये वाली दूरी इस वाली दूरी से ज्यादा है। अगर इधर भी मैं कोई लाइन खींचूंगी और मैं देखूंगी इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, तो ये भी ज्यादा है। अगर इसको मैं यहां से यहां तक इस पॉइंट तक देखूंगी, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। ये जितनी भी लंबाइयां हैं, अगर आप इनको मेजर करोगे ना, नापोगे आप इन सभी लंबाइयों को, तो ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली लंबाई, ये सबसे छोटी लंबाई होगी। बाकी जो लंबाई है वो सारी की सारी लंबी हो जाएंगी। ठीक है, वो सारी की सारी क्या होंगी, लंबाई। इसके कंपैरिजन में ये भी ज्यादा होगी, ये भी ज्यादा होगी, इसके कंपैरिजन में ये भी ज्यादा होगी और ये भी ज्यादा होगी। तो ये वाली जो है ना, ये सबसे कम दूरी होगी। तो इसीलिए लंबवत दूरी की परिभाषा यही दे दी कि किसी बिंदु और रेखा के बीच की सबसे छोटी लंबाई, छोटी दूरी को लंबवत दूरी कहते हैं। ठीक है, काफी काम में आएगा, तो इसको ध्यान में रखना। तो ये हो गई हमारे जो आखिरी वाले जो 3 क्वेश्चन थे उनकी बात। अभी हम करेंगे कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक को परिभाषित कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, इनको परिभाषित कर देते हैं और साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगी, मैं आपको समझा भी दूंगी ये क्या होती हैं। और फिर अगर आपको मेरा लिखी हुई परिभाषा अच्छी नहीं लगती है तो मैं समझा देती हूँ, आप अपने वर्ड्स में, आप अपने शब्दों में भी उस परिभाषा को लिख सकते हो। सबसे पहले आती हैं समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं कौन सी होती हैं आपको पता है। समानांतर रेखाएं वो होती हैं जो दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे से कभी ना मिले, उनको हम क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं बोलते हैं। वो दो रेखाएं जो आपस में कभी भी ना मिले, उनको हम क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा बोलते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, वो दूरी हमेशा क्या रहेगी, जैसे इधर अगर दूरी d है और अगर इधर दूरी d है और यहां पे भी दूरी d होगी, और इनको आप आगे कितना भी बढ़ा दो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में, इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो दूरी हमेशा कितनी रहेगी, d ही रहेगी। हमेशा कितनी रहेगी, d रहेगी। इसीलिए ये दोनों क्या होंगी, इन दोनों रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं बोलेंगे। अब मैंने इनकी 3 परिभाषाएं दी हैं, देख लेते हैं एक बार। यदि दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, ये क्या है, ये लंबवत दूरी तो है, ये क्या है, लंबवत दूरी है। यहां से मैंने सीधी रेखा खींची, यहां से सीधी, तो ये लंबवत दूरी हो गई। तो दो रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है, समान रहती है, तो उन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। बस मैं भी वही बोल रही हूँ कि इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो उसको हम, तो उन दोनों रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं बोलेंगे। दूसरी परिभाषा क्या लिखी है मैंने यहाँ पे, यदि रेखाओं पर विभिन्न बिंदुओं पर खींची गई सामान्य लंबों की लंबाई समान हो तो ये रेखाएं समानांतर कहलाती हैं। मीन्स अगर मान लो ये बोल रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है, इस पे ये एक बिंदु है, इस पे ये एक बिंदु है, ये बिंदु है, अगर ये जो 2 बिंदु हैं, ये बहुत सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं के ऊपर अगर लंब रेखाएं खींची जाए, ऐसे मतलब सीधी रेखाएं खींची जाए, और फिर उनकी लंबाई अगर आप नापो और अगर वो लंबाई सेम है, समान हो, तो ये रेखाएं क्या होंगी, समानांतर रेखाएं कहलाएंगी। तीसरी परिभाषा क्या दी है, दूसरे शब्दों में जो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे से मिलती नहीं है, जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उन्हें हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तीनों ही इसकी जो परिभाषा है वो सही है और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे वाले पे। अब आ जाएगी लंब रेखाएं। ये जो 2 रेखाएं थी वो क्या थी, जो हमने अभी पढ़ी, वो समानांतर रेखाएं थी। अब आती हैं लंब रेखाएं। देखो जो समानांतर रेखाएं थी उनको कैसे बताएंगे, एक बार मैं उसको मैथ के फॉर्म में बता देती हूँ। मान लो एक रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD। ठीक है, अगर वो दोनों क्या है, समानांतर है, तो समानांतर का साइन होता है ये वाला, ऐसे 2 लाइनें एक साथ खड़ी बना दो, 2 लाइनें एक साथ खड़ी बना दो, तो इसका क्या हो जाएगा, AB समानांतर है CD के। ठीक है, यस। तो ये जो सिंबल होता है ना, ये जो साइन होता है, ये किसका होता है, समानांतर रेखाओं का होता है।
इसका इसका मतलब होता है समानांतर, समानांतर रेखाएं। जैसे हर चीज का एक सिंबल होता है ना, तो वैसे ही समानांतर रेखाओं का सिंबल होता है कि दो सीधी खड़ी लाइनें। ठीक है, अब आती हैं लंब रेखाएं। दो रेखाएं लंबवत है एक दूसरे के। कैसे? यदि दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो ये रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी। कैसे होंगी? देखो, मान लो एक रेखा ये है, ठीक है, एक रेखा ये है जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी, और दूसरी रेखा क्या है? इसके लंबवत है। लंबवत है मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री का। तो ये मान लो ये बना, ये आगे बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कोण कौन सा बना? यही तो बना। तो ये कितने का है? 90 डिग्री का है। तो ये कौन सी रेखा है? सी डी है। तो अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है अगर वो 90 डिग्री का है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? लंब रेखाएं हैं। ठीक है, अब लंब रेखाएं कौन सी हुई? देखो, ए बी लंब है किसके? सी डी के, या आप बोल सकते हो सी डी लंबवत है किसके? ए बी के। तो लंब रेखाओं का लंबवत का जो साइन होता है, जो सिंबल होता है, वो कैसे होता है? एक तो सीधी लाइन, उसके ऊपर एक खड़ी लाइन, ये होता है। तो ये जो सिंबल होता है ना, ये किसका होता है? ये होता है लंबवत का, लंब रेखाओं का। ठीक है, अगर मान लो ये आपको पूरा शब्द नहीं लिखना है कि ए बी लंबवत रेखा है सी डी के, तो आप सीधा सीधा बस इतना लिखो, सब समझ में आ जाएगा। ओके, अब आता है तीसरा। तीसरा है रेखाखंड। कि रेखाखंड किसको बोलते हैं? रेखाखंड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि एक सीमित रेखा को रेखाखंड कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रेखाखंड क्या होता है? रेखा तो ये हो गई, किरण ये हो गई, और रेखाखंड क्या होगा कि एक सीमित, मतलब इसकी लंबाई निश्चित है कि इतनी लंबाई का होगा, इतनी लंबाई की रेखा होगी। तो एक सीमित रेखा को, सीमित रेखा को रेखाखंड कहते हैं। यह दो छोर बिंदु होते हैं, इसके दो छोर, हाँ इसके जो छोर हैं, जो एंड पॉइंट हैं, ये क्या होते हैं? दो बिंदु होते हैं। इस स्थिति में ए और बी, जैसे यहां पे हम ए और बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेखाखंड। तो मैंने परिभाषा इसके साथ में लिख दी है और आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर आता है वृत्त की त्रिज्या। कि वृत्त की त्रिज्या को हमें क्या करना है? परिभाषित करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। देखो, मान लो ये कोई वृत्त है, उसका केंद्र है, ये एक केंद्र लिया मैंने, ठीक है, ये किसी वृत्त का केंद्र है और मैंने इसको केंद्र लिया और मैंने क्या किया कि एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, एक सर्किल मैंने बना दिया। ठीक है, एक वृत्त खींच दिया मैंने। तो जो केंद्र है, केंद्र से जो इसकी परिधि है, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं ना। तो केंद्र से परिधि के बीच में अगर कोई भी पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट ही तो हैं। तो यहां से इन पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, इस केंद्र की जो दूरी होती है, वो क्या होती है? वो त्रिज्या ही होती है, वो त्रिज्या ही होती है। ये सब त्रिज्या है और सब समान है, सारे के सारे समान है, ये सभी त्रिज्याएं हैं इस वृत्त की। तो परिभाषा भी मैंने वही दिया, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अगला वाला वर्ग। कि वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग आपको पता है, वर्ग क्या होता है? देखो, चार भुजाएं होनी चाहिए, चारों की लंबाई समान होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? लंबवत भी होनी चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, तभी तो वृत्त बनता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। अगर मैं ऐसे बना दूं जिसमें चारों भुजाएं तो समान हैं, चारों भुजाएं तो समान है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, ये जो है ये 90 डिग्री तो नहीं है, तो ये वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग तभी होगा जब चारों कोनों पे 90 डिग्री होगा। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वर्ग एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसका अर्थ है, समचतुर्भुज का अर्थ क्या होता है? कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहली कंडीशन, पहली शर्त क्या होगी? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके चारों कोण समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्ग को अगर आपको परिभाषित करना है तो दो चीजें आपको बोलनी होंगी कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो चारों कोण हैं वो समकोण होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ग। अब हम चलते हैं आगे वाले पे। ओके, अभी आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है इन्होंने, ये है नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो अभिधारणाएं दी हैं और ये दोनों अभिधारणाएं हमें देखनी है कि सही है कि नहीं है, मतलब हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलो पहले अभिधारणा पढ़ते हैं हम। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, अगर दो अलग अलग बिंदु दिए हुए हैं, एक है बिंदु ए और दूसरा है बिंदु बी, ठीक है, एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है, ठीक है, दो बिंदु दिए हुए हैं, उनके कहीं बीच में सी विद्यमान है, ठीक है, ये पहली अभिधारणा दी इन्होंने, कोई बात नहीं। अब दूसरी अभिधारणा क्या दी, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक ही रेखा पर स्थित नहीं हैं। कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित, 3 बिंदु हैं लेकिन वो तीनों क्या है, एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये दूसरी अभिधारणा है। फिर आगे क्या पूछा है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। ठीक है, पहले तो हमें यह आंसर देना है कि कोई अपरिभाषित है क्या, तो हम बोलेंगे इसका आंसर है यस। यस, यहां पे कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपरिभाषित हैं। ठीक है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, किसकी, यूक्लिड की। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट कीजिए। ये उनकी विरोधी हैं या उनकी अभिधारणा, जो यूक्लिड ने जो 5 अभिधारणाएं दी थी उनसे ही हमें मिली हैं, तो हमें इसको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले का आंसर है इसका, देखो इसने पूछा क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, तो यस अपरिभाषित है। कौन कौन, बिंदु, रेखा, बीच। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे बोला है, यहाँ पे इसने बिंदु शब्द लिया, लेकिन हमें तो पता नहीं होता ना कि बिंदु क्या है, रेखा है। इसने बोला कि तीनों विद्यमान एक ही रेखा पर स्थित है, तो रेखा क्या होती है वो भी हमें नहीं पता है। ठीक है, बीच में भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों शब्द क्या हैं, अपरिभाषित शब्द हैं, इनको हमें परिभाषित करने की जरूरत है। ठीक है, बस इसने परिभाषित करने के लिए पूछा नहीं, इसने सिर्फ पूछा है कि यहाँ पे कोई अपरिभाषित शब्द है, तो हमारा आंसर है हाँ, वहां पे अपरिभाषित है, बिंदु है, रेखा है और बीच में है। अगर आपको कुछ और लगे तो आप वो भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। फिर दूसरा ये पूछा है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, तो हाँ, ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, तो देखो अगर हम यहाँ पे 2 अभिधारणाएं हैं, तो अगर हम पहले वाले देखें तो ये तो जो है, ये तो हमारी जो यूक्लिड की अभिधारणा थी उससे प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये जो दूसरी वाली है, ये जो हमारे यूक्लिड ने जो 5 अभिधारणाएं दी थी उन्हीं से ये वाली प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन दूसरा जब इन्होंने ये पूछा ना कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये अविरोधी हैं क्या, तो ये अविरोधी नहीं है। क्योंकि देखो अविरोधी क्यों नहीं है, क्योंकि एक दूसरे में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा, सब ये भी अपनी बात बोल रहा है और ये भी अपनी बात बोल रहा है। तो हमें सिर्फ ये बोलना है, यहाँ पे इसने ये नहीं पूछा है कि ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अविरोधी हैं क्या, इसने सिर्फ ये पूछा है कि ये जो 2 अभिधारणाएं दी हुई हैं ये आपस में अविरोधी हैं क्या, एक दूसरे का विरोध कर रही हैं क्या, इन्होंने ये पूछा है। तो ये जो है वो एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के वो है, संगत है। ठीक है, पहला इसने क्या बोला, अब क्या बोला, क्या ये, अब हमने बोला कि जो पहले वाली है वो यूक्लिड को फॉलो नहीं करती है, यूक्लिड का समर्थन नहीं करती है, और जो दूसरी है वो यूक्लिड का समर्थन कर रही है। पहले में क्या दिक्कत है वो एक बार देख लेते हैं। देखो पहले में इसने क्या बोला है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो देखो बीच का बिंदु रेखा ए बी पर स्थित है, यह यूक्लिड के 5 अभिव्यक्तियों से सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, देखो अगर कोई ये है, मान लो कोई 2 बिंदु हैं किसी एक रेखा पर स्थित हैं, तो जो तीसरा बिंदु है वो इन दोनों के बीच में तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस रेखा पे स्थित है, क्या वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो भी तो ए बी के बीच में ही होगा। तो बीच का बिंदु रेखा ए बी पर स्थित है, यह यूक्लिड के 5 अभिग्रहितों से सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि यूक्लिड ने तो यही बोला था कि 2 बिंदुओं से होकर रेखा गुजरती है, कोई एक जो रेखा होती है वो 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है।
यूक्लिड के जो अभिग्रहित थी उन्होंने ये कभी परिभाषित नहीं किया कि जो दो बिंदु हैं उनके जो बीच का बिंदु है वो भी उसी रेखा पर स्थित होगा, ऐसी हमने कोई अभिधारणा नहीं पढ़ी। ठीक है, यूक्लिड के अभिग्रहित हमें केवल यह बताते हैं कि दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वे यह सुनिश्चित नहीं करते कि किसी रेखा पर दो बिंदुओं के बीच अनिवार्य रूप से कोई तीसरा बिंदु मौजूद होगा क्या। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, यह एक अतिरिक्त कर्म स्वीकृत है। ठीक है, मतलब ये इन्होंने अपने अभिग्रहितों में इन्होंने इसको परिभाषित नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, अब आता है आगे वाला, कि जो आगे वाला है, जो थर्ड वाला है, उसके लिए हम अपने क्या बोलते हैं। आगे वाला क्या था कि कम से कम तीन बिंदु मौजूद हैं जो एक ही रेखा पर नहीं है, यह यूक्लिड के अभिग्रहितों से निकलता है। ये सही बात है, क्योंकि देखो हमने क्या देखा था कि यूक्लिड के मूल अभिग्रहितों को याद कर कुछ महत्वपूर्ण अभिग्रहित ये हैं। अगर हम उनके यूक्लिड के जो अभिग्रहित है अगर उनको याद करें तो उनके मूल जो मेन थे वो क्या थे कि किसी भी बिंदु से किसी भी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये भी यूक्लिड का एक अभिधारणा थी, सॉरी ये भी एक अभिधारणा थी। दूसरी क्या थी कि एक सीमित सीधी रेखा को सीधी रेखा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा क्या था कि किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या के साथ एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये इसको जो यूक्लिड है वो इस चीज को हाँ करता है कि हाँ ये जो यूक्लिड ने कहा उसी को लेके इसने ये दूसरी वाली जो अभिधारणा है ये दी है। क्योंकि ये देखो अगर हम पहला वाला देखें ना, इसका यूक्लिड का पहली वाली ये वाली देखें कि किसी भी बिंदु से किसी भी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, और किसी एक सीमित सीधी रेखा को सीधी रेखा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है, कम से कम तीन बिंदु मौजूद हैं जो एक ही रेखा पर नहीं है। ओके, ये हमारा जो ये वाला है, जो फर्स्ट वाला है, इससे प्राप्त होती है ये वाली चीज। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले पे। अभी है हमारा आगे वाला तो हमें क्या बताना है कि मान लो यहां पे एक रेखा दी हुई है AC। ओके, ए बी के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ बना लेते हैं एक बार। A है और B है, रेखा है क्या, दो बिंदु, और इन दोनों के बीच में एक कोई बिंदु है C। वो यहां पे अगर हमने C कर दिया, C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC। तो ये जो C बिंदु है वो कहां पे कैसा है कि यहां पे मिड में ले लेते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि AC बराबर BC हो जाता है। ठीक है, ये है, ये इसके बराबर है, इसने ऐसा बोला है। ठीक है, तो इसने दिया हुआ क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि AC बराबर BC। ठीक है, अब हमें तो सिद्ध करना है कि AC बराबर क्या होगा, AC बराबर होगा हाफ AB, AB के हाफ के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो अब जो AC है, AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो ये हमने अभिधारणा में पढ़ा था कि अगर कोई सेम चीज है तो कोई सेम चीज हम दोनों साइड में जोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि AC ले लिया और AC को मैंने ये वाली जो है इसमें दोनों साइड में जोड़ दिया। इधर भी जो बाई साइड है वहां पे भी मैंने AC जोड़ दिया, और जो दाई साइड है BC उसमें भी मैंने क्या किया, AC जोड़ दिया। यहाँ पे AC प्लस AC क्या हो गया, 2AC हो गया, 2AC हो गया, बराबर क्या हो गया, BC प्लस AC। ठीक है, तो BC प्लस AC किसके बराबर हो गया, देखो ये है BC और ये हुआ AC, AC प्लस BC। ठीक है, अगर देखो मैं यहां पे लूंगी दो रेखाखंड, एक रेखाखंड है AC, दूसरा रेखाखंड है मेरे पास BC या C भी बोल दो आप उसको, दो रेखाखंड है मेरे पास। अगर मान लो तीसरा रेखाखंड मैंने ये ले लिया, कौन सा, AB, ये A है और ये मेरा क्या है, B है। अगर मैं AB को इसके ऊपर रखती हूं तो आप देख सकते हो कि जो AB है वो संपाती है किसके, AC प्लस BC के। ठीक है,
तो अगर ए बी संपाती होगा, ए बी संपाती है किसके, ए सी प्लस बी सी के। अगर ये इसके संपाती है तो ए बी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी इज इक्वल, सॉरी, ए बी संपाती होगा तो सभी चीजें इनकी बराबर होंगी, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी के। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ए सी प्लस बी सी, तो ए सी प्लस बी सी किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया। इधर हमारा आ गया 2ac, तो ac बराबर क्या हो जाएगा, ac बराबर हो जाएगा 2, इधर लेके आ जाती हूं तो 1/2 ab, तो ac बराबर हो गया हाफ ab। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। देखो यहां पे हमने पीछे जो हमने एक रेखाखंड बनाया था AB, जिसके जो दो छोरे हैं, दो छोर हैं, जो दो एंड पॉइंट हैं, वो कौन थे, A और B। फिर हमने क्या किया, बीच में एक पॉइंट लिया था, वो पॉइंट है हमारा C, जिसको हमने बोला कि इसका मध्य पॉइंट है। जब C इन दोनों का मध्य पॉइंट होगा तभी तो AC बराबर BC होगा। अगर C इन दोनों का मध्य पॉइंट होगा तभी तो ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होंगी। अब इस क्वेश्चन में 5वां वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें यह सिद्ध करना है कि इन दोनों पॉइंट का, अगर ये एक रेखाखंड है AB तो उसका एक ही मध्य पॉइंट होगा, दो मध्य पॉइंट नहीं हो सकते हैं। वो हम करते हैं, देखो यहां पे मैंने एक काम करती हूँ, मैं जो इसका बीच वाला पॉइंट है उसको इधर P ले लेती हूँ और एक पॉइंट ले लिया मैंने Q। इन दोनों के दो मध्य पॉइंट ले लिए, एक ले लिया P और दूसरा ले लिया Q। पहले हमने माना कि जो P है वो AB का मध्य पॉइंट है। ठीक है, अगर P मध्य पॉइंट है तो हमारा क्या होगा, AP बराबर क्या हो जाएगा, PQ। कि भाई ये तो अगर मध्य पॉइंट है इस पूरी रेखाखंड का, तो जितनी लंबाई ये इधर है उतनी लंबाई तो ये आगे होगी, तो AP बराबर हो जाएगा PB, PQ नहीं PB, PB। और दूसरी साइड में क्या होगा, दूसरी साइड में अगर दूसरा हमने ये लिया कि नहीं P नहीं Q भी मध्य बिंदु है, तो Q भी मध्य बिंदु है तो क्या होगा, AQ, Q के बाई साइड में जितनी लंबाई है उतनी ही राइट साइड में होगी, तो AQ बराबर कितना हो जाएगा, QB हो जाएगा। ठीक है, ओके, अभी ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, AP है, मैंने क्या किया, AP को मैं क्या करूंगी, दोनों साइड में ऐड कर देती हूँ। वो तो हम कर ही सकते हैं ना, AP को मैंने दोनों साइड में ऐड कर दिया। अब अगर मैं AP ऐड करती हूं तो कितना हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, AP प्लस AP, ये हो जाएगा AP प्लस PB। मैंने क्या किया, जो AP है वो दोनों साइड में जोड़ दिया, तो AP प्लस AP तो कितना हो गया, AP प्लस AP कितना हो गया, 2AP हो गया, 2AP हो गया। और AP प्लस PB कितना हो गया, AP इतना है और PB कितना है, ये वाला PB है हमारा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं AP प्लस PB, तो AP प्लस PB कितने के किसके बराबर हो गया, AB के बराबर हो गया, क्योंकि जो AB है वो संपाती है किसके, AP प्लस PB के, तो ये AB के बराबर हो गया। ठीक है, वही चीज मैं यहां पे करती हूँ, ये है AQ बराबर QB। मैंने क्या किया, AQ दोनों साइड में जोड़ दिया, तो इधर भी क्या बन जाएगा, AQ प्लस AQ, और इधर बन जाएगा AQ प्लस QB। ठीक है, AQ प्लस AQ हो गया हमारा 2AQ बराबर AQ प्लस QB। देखो AQ ये वाला है, QB ये है, तो ये किसके संपाती हैं, AB के बराबर होगा, तो इधर आ गया AB। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
AP बराबर क्या हो गया, AP बराबर हो गया हाफ AB के, और इधर AQ किसके बराबर हो गया, AQ बराबर हो गया हाफ AB के। और हमारा जो यूक्लिड का जो पहला अभिग्रहित है वो क्या कहता है कि जब दो चीजें किसी एक चीज के बराबर हो तो वो चीजें आपस में भी तो बराबर होंगी। यहां पे हमने देखा कि AB है वो बराबर है किसके, 1/2 AB के, और जो AQ है वो भी बराबर है किसके, 1/2 AB के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP और AQ जो है वो भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे। AP बराबर क्या होगा, AQ, AP बराबर AQ। इसका मतलब क्या हुआ, P और Q दोनों क्या है, सेम ही तो पॉइंट है, तभी तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी। AP, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि AP ये हो और AQ ये हो और फिर भी ये दोनों बराबर हो। ये दोनों बराबर किस कंडीशन में होंगे, जब P और Q दोनों एक ही पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट है, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यस, इससे ये सिद्ध होता है कि जो अगर कोई एक रेखाखंड है तो उसका जो मध्य बिंदु है वो केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा, एक से ज्यादा मध्य बिंदु एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले पे। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक आकृति दी हुई है हमारे पास, ठीक है, ओके। इसमें दिया हुआ है यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा। ठीक है, देखो ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है, एक ये पूरा रेखाखंड दिया हुआ है AD, ओके। फिर यहाँ पे दो बीच में कोई दो पॉइंट दे दिए हैं, एक दे दिया B यहाँ पे और दूसरा दे दिया C पॉइंट। अभी क्या दिया हुआ है कि यदि AC बराबर BD, AC बराबर BD, AC कौन सा है, AC होगा हमारा ये वाला, यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक आएगा, ये हो जाएगा हमारा AC, AC। दूसरा है BD, BD कौन सा होगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक आएगा, ये हो जाएगा हमारा BD। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब AC को हम यहां पे दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। AC किसके बराबर है, देखो AC किसके संपाती है, जो AC है वो संपाती है AB प्लस BC, क्योंकि ये वाली दूरी कौन सी है, ये है AB, यहां से लेके यहां तक, मीन्स यहां से लेके यहां तक क्या है, B है, तो ये AB है, और फिर ये क्या है BC, यहां से लेके यहां तक BC है। तो जो AC है वो किसके संपाती है, AB प्लस BC के। तो AC संपाती है, इसी संपाती है किसके, AB प्लस BC की। तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। ठीक है, वैसे ही अगर हम इधर वाले में देखें तो जो BD है वो किसके संपाती होगा, वो होगा BC, और ये वाला हो जाएगा CD। तो BD किसके संपाती होगा, BC प्लस CD के। वैसे ही हम क्या बोलेंगे कि जो BD है, BD संपाती है किसके, BC प्लस CD के। तो क्या होगा, BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा BC प्लस CD। ठीक है, ये जब है तो हम एक काम करते हैं, यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC बराबर, BC बराबर क्या है, सॉरी BD है, ये C नहीं है, BD है। BD बराबर क्या है, BC प्लस CD, BC प्लस CD। ओके, अब क्या है, इस साइड में भी BC है, इस साइड में, तो हम एक काम करते हैं, एक लेंथ ली हमने BC, और BC में क्या करती हूँ, दोनों तरफ से मैं घटा देती हूँ। तो मैं इधर से भी घटा देती हूँ और उधर से भी घटा देती हूँ, समान मात्रा में तो मैं दोनों साइड से घटा सकती हूँ ना। तो AB प्लस BC, और मैंने इधर से माइनस कर दिया, माइनस BC कर दिया, फिर आगे आ गया BC प्लस CD और माइनस BC। ठीक है, तो यहां पे BC और BC आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, AB बचेगा।
ओके, बराबर इधर BC और BC, ये प्लस का BC माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो किसके आगे बचेगा, CD बचेगा। तो ये अब क्या आ गया, AB बराबर क्या आ गया, AB बराबर आ गया CD। हमें सिद्ध भी क्या करना है, हमें सिद्ध भी यही करना है कि AB बराबर CD है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको सिद्ध कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ये है कि यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। मीन्स हमें उसको प्रूव नहीं करना है, मतलब हमें उसको उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है हमारा। ये क्वेश्चन तो ये है कि जो उसका अभिग्रहित दिया हुआ है, जो 5वां अभिग्रहित जो दिया हुआ है वो सर्वव्यापी सत्य क्यों है। सर्व मतलब ऐसा क्यों है कि उसे हम हर फील्ड में, हर चीज में हम उस चीज को सत्य मान सकते हैं। ठीक है, तो 5वां अभिग्रहित क्या था, 5वां था हमारा पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो देखो हम इसके 2-3 उदाहरण लेके देखते हैं और उन 2-3 उदाहरण में देखते हैं कि ये बात सत्य है कि नहीं है। अगर वो हर उदाहरण में सत्य हो रही है तो हम उसको सर्वव्यापी सत्य मान लेंगे, राइट। तो जैसे, तो पहला मैं आपको उदाहरण यही देती हूं कि अगर आपके पास कोई एक चपाती है, ठीक है, एक चपाती है और एक चपाती के आपने क्या किए, इसके आपने 4 टुकड़े कर दिए। इस वाली चपाती के आपने क्या किया, इसके 4 टुकड़े कर दिए। और अब आप बात कर रहे हो सिर्फ एक भाग की, अब आप बात कर रहे हो सिर्फ इस भाग की कि जो चपाती का ये जो टुकड़ा है सिर्फ हम इसकी बराबरी करेंगे। तो अगर हम अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि एक तो क्या है, एक तो हमारे पास पूरी की पूरी चपाती है और दूसरा हमारे पास सिर्फ ये वाला भाग है, सिर्फ ये वाला भाग है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, जो पूर्ण है, जो पूरा का पूरा है वही तो हमारा बड़ा होगा, राइट। यही तो पूरी चपाती तो बड़ी होगी, ये तो उसका चौथा हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए अगर हम चपाती का उदाहरण देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हाँ पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, क्योंकि जो भाग है वो तो किसके हैं, पूर्ण के ही तो हमने भाग किए हैं, राइट। दूसरा हम इसका उदाहरण लेते हैं कि मान लो आपके पास कोई एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है आपके पास, रेखाखंड होगा तो दोनों सिरों पर क्या होगा, बिंदु होगा A B, और ये है आपका 10 सेंटीमीटर का, इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। मैंने इसको 5 भाग में बांट दिया, 1 2 1 2 3 4 5, 5 भाग में बांट दिया। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी, हर भाग की जो लंबाई है वो है हमारी 2 सेंटीमीटर। अब अगर मैं कंपेयर, मान लो ये है A और ये है B, इसको नाम दिया मैंने C, ये पॉइंट है मेरा D, ये है E और ये है मेरा F। तो अगर हम दो चीजों का कंपैरिजन करें, एक साइड में तो है AB और दूसरी साइड में है AC। AC मतलब ये वाला, यही तो हुआ AC। AC है 2 सेंटीमीटर, AB है 10 सेंटीमीटर। तो कोई आपसे पूछे कि 10 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो सभी का आंसर यही होगा कि 10 बड़ा है, 10 सेंटीमीटर बड़ा है। तो इसीलिए क्या होगा, AB बड़ा है किससे, AC से। तो यहां पे भी अगर हम रेखाखंड का उदाहरण लेते हैं तो यहां पे भी यह चीज सत्य हो रही है। ठीक है, तीसरा हम उदाहरण क्या ले सकते हैं, तीसरा हम उदाहरण ले सकते हैं कि कोई भी मान लो 5 फल है आपके पास, ठीक है, मान लो एक टोकरी है, एक टोकरी है, ठीक है, एक टोकरी है और उसमें आपके पास क्या है, 10 फल रखे हुए हैं, 5 6 7 8 9 10, एक टोकरी में 10 फल रखे हुए हैं, ठीक है। और इन 10 फलों का मैं कंपैरिजन करती हूं एक फल से। ये तो एक साइड में रखे हैं 10 फल और ये रखा है एक फल, इसमें से कोई एक ले लिया मैंने, ठीक है, और वो मैंने साइड में रखा और फिर इन दोनों का मैंने कंपैरिजन किया कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो आप बताओ ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। सभी का आंसर होगा कि टोकरी वाला जो है वो बड़ा होगा, टोकरी वाला जो है वही बड़ा होगा। अगर हम इसका वजन देखें, मान लो हम इसके वजन की बात करें
कि यहाँ पे तो 10 फल हैं, उनका वजन होगा और यहाँ पे सिर्फ एक फल का वजन होगा, तो बड़ा कौन सा होगा? जो पूरा का पूरा है वही तो बड़ा होगा। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, ये यही बोल रहा है, अभिग्रहित 5 यही बोल रहा है कि पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, और हम ये सर्वव्यापी सत्य इसीलिए है कि हम चाहे कैसा भी, हम कोई सा भी उदाहरण ले लें, हर उदाहरण में हम देख रहे हैं कि ये सत्य हो रहा है, इसीलिए इसको सर्वव्यापी सत्य बोला गया है। अगर हमने देखो यहाँ पे अगर हमने चपाती का उदाहरण लिया, चपाती का उदाहरण लिया तो मतलब ये है कि हम जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें अगर हमने देखा तो वहां पे भी ये सत्य हो रहा है। दूसरा हमने इसका गणित की जो बीज गणित है हमारे, वहां पे उसका उदाहरण लिया, उसमें भी ये सत्य हो रहा है। तीसरा हमने देखा कि हमारी जो अलजेब्रा है वहां पे भी ये सत्य हो रहा है। तो किसी भी फील्ड में देख लो आप, किसी भी फील्ड में देखोगे तो ये क्या है, हर जगह सत्य हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला, सर्वव्यापी सत्य। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 5.1। हमने सभी जो प्रश्न थे वो अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अभी जो सारांश है वो भी मैं आपको इसी के साथ करवा देती हूँ, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम इसके सारांश में क्या है। पहला दिया हुआ है, यद्यपि यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया था। यस, हमने देखा कि यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने बिंदु को परिभाषित किया, रेखा को किया और तल को किया। तल मतलब प्लेन जो था हमारा, जो सरफेस था उसको भी इसने परिभाषित किया था। लेकिन जो गणितज्ञ थे उन गणितज्ञों ने इसकी जो तीनों परिभाषाएं थी इनको स्वीकार नहीं किया, इसीलिए ये जो तीनों के तीनों पद हैं ये आज भी अपरिभाषित ही माने जाते हैं। इन्हें अब भी अपरिभाषित पद के रूप में ही माना जाता है। दूसरा हमने क्या देखा कि अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं, जो अभिग्रहित पढ़े थे हमने और अभिधारणाएं पढ़े, तो वो ऐसे, ये दोनों क्या है, कल्पनाएं हैं, और ये ऐसी कल्पनाएं हैं जो सर्वव्यापी सत्य होती हैं। ठीक है, तो इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है, इन्हें सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है और इनको सिद्ध किया भी नहीं जाता है, क्योंकि ये तो सर्वव्यापी सत्य हैं। ओके, दोनों ही अभिग्रहित और अभिधारणाएं। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा, प्रमेय पढ़ी। हमने इन तीनों को कंपेयर भी किया था। तो प्रमेय क्या होती है, देखो एक होती है प्रमेय, एक होता है अभिग्रहित और अभिधारणाएं। प्रमेय इन दोनों से अलग कैसे है कि प्रमेय वे कथन हैं जिन्हें परिभाषा अभिग्रहितों पहले से जरा सिद्ध किया जाता है। अच्छा, प्रमेय वे कथन होते हैं जिनको जो पहले से परिभाषाएं दी हुई हैं या जो अभिग्रहित दिए हुए हैं उनको यूज करके, उनको काम में लेके इनको हमें सिद्ध किया जाता है। जो प्रमेय होती है ना, प्रमेय को हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा सिद्ध करना पड़ता है, और इन दोनों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, बट प्रमेय को हम क्या करते हैं, उनको हमें सिद्ध करना पड़ता है। कैसे सिद्ध करते हैं, जो अभिधारणाएं दी हुई हैं, जो अभिग्रहित दिए हुए हैं, जो परिभाषाएं दी हुई हैं, उनको यूज करेंगे और इनको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला, हमने यूक्लिड के 7 अभिग्रहित पढ़े थे, एक बार इनको पढ़ लेते हैं कौन कौन से थे वो। पहला था हमारा कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो वे आपस में भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होगा, बराबर होगा। चौथा क्या था, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, अगर कोई दो चीजें हैं अगर वो संपाती हैं तो उनकी हर एक चीज एक दूसरे के बराबर होगी, ये भी हमने देखा। ये हम अभी देख के आए हैं कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। फिर हमने क्या देखा था, छठा, कि एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। अगर कोई दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं तो उनका अगर हम दुगुना करेंगे तो भी वो बराबर होगा, और अगर उनका हम आधा करेंगे तो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये 7 अभिग्रहित हमने पढ़े थे डिटेल में। अब इसके 5 हमने इसकी अभिधारणाएं भी पढ़ी, जो यूक्लिड ने 5 अभिधारणाएं दी थी वो भी हमने पढ़ी, वो भी देख लेते हैं। पहली अभिधारणा क्या थी कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यस, हमने देखा था। दूसरा क्या है कि एक शांत रेखा मीन्स एक रेखाखंड को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। और तीसरी अभिधारणा क्या थी कि किसी को केंद्र मानकर
किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मीन्स अगर हमें वृत्त खींचना है, वृत्त बनाना है, तो हमें किसी एक बिंदु को केंद्र मानना होगा और एक त्रिज्या हमें डिसाइड करनी होगी कि इस त्रिज्या का हमें वृत्त खींचना है, तो हम वृत्त बना सकते हैं। अगले अभिधारणा क्या थी कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि समकोण तो 90 डिग्री का होगा, समकोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा, तो वो हमेशा बराबर ही होगा। और जो अभिधारणा पांचवी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो अच्छा वो मैंने यहाँ पे नहीं दी है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि पांचवी अभिधारणा, क्योंकि 5 अभिधारणाएं पढ़ी थी हमने, पांचवी जो अभिधारणा थी वो हमारी क्या थी कि अगर मान लो कोई दो रेखाएं हैं, अगर कोई दो रेखाएं हैं और उन रेखाओं को मान लो ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है, दोनों ऐसे ही कोई रेखा है जो कि आपस में समानांतर नहीं है, और एक तीसरी रेखा है जो इनके ऊपर इनको काट रही है, ठीक है। अब ये जहां पे काटती है वहां पे अंतःकोण बनते हैं, तो जिस दिशा में ये जो अंतःकोण बन रहे हैं और उन अंतःकोणों का जो योग है, मान लो ये है अंतःकोण 1 और ये है अंतःकोण 2, अगर अंतःकोण 1 प्लस अंतःकोण 2, अगर ये दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री से अगर कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा, तो ये निश्चित हो जाता है कि इस दिशा में अगर इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए तो ये किसी एक बिंदु के ऊपर एक दूसरे से मिल जाएंगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से बराबर होगा, अगर मान लो हम ये है हमारी बाईं साइड, ये वाला जो चित्र बनाया हुआ है इसमें हम देख रहे हैं कि बाईं साइड में ये दोनों रेखाएं जाके मिलेंगी, वही अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें, दाईं साइड, जहां पे ये वाला कोण दिया हुआ है कोण 3 और ये है कोण 4, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोण 3 जो है और जो कोण 4 है उनका क्या है, उनका अगर हम योग करें तो वो क्या होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि इधर निश्चित हो जाता है कि इस वाली दिशा में, मीन्स दाएं दिशा में ये दोनों रेखाएं कभी भी नहीं मिलनी है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ इसी दिशा में प्रतिच्छेद करेंगी जहां पे जो अंतःकोण है उनका जो योग है वो अगर 180 डिग्री या फिर आप बोल सकते हो कि दो समकोण से कम होगा, उसी दिशा में ये क्या करेंगे एक दूसरे से को प्रतिच्छेद करेंगे। और ये जो अभिधारणा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की तरफ से भी और वैसे भी आपको हमेशा काम में आने वाली है, ठीक है। तो ये था हमारा अध्याय 5, उसमें हमने सब प्रश्नावली भी डिस्कस की है, इसका जो सारांश था वो भी हमने देख लिया है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या फिर आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगती है वो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। थैंक यू।